रहमते सैयदे लालाक पे कामिल ईमा, उम्मते सैयदे लालाक से खौफ आता है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मस्जिद के स्पीकर से हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है और लोग फलाह पाने के लिए जाक दर जाक मस्जिद का रुख करते हैं। उनमें वो भी लड़का शामिल है जिसकी 20 दिन पहले शादी हुई है और आंखों में नए ख्वाब हैं कि मुस्तकबिल को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। इस्लाम की तरवीज व इरशाद के लिए काम करूंगा और अपनी जान इस धरती पर कुर्बान करने का आज़म भी उसके सीने के अंदर मौजूद है। फलाह पाने वालों में वो बूढ़ा शख्स भी मौजूद है कि जिसकी 3 माह बाद पुलिस से रिटायरमेंट होने वाली थी और कुछ बचा खुचा माल उसने अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमा कर रखा था। उसमें वो शख्स भी मौजूद था जिसने 20 साल की सर्विस पुलिस को दी थी, बेशुमार सानेहात और मुकाबलों का सामना किया था और अभी भी उसके हौसले बुलंद थे। ये तमाम अफराद मस्जिद के फर्श पर बैठकर कलाम इलाही को सुन रहे होते हैं। इन तमाम अफरादों के कानों में मुअज्जिन की आवाज़ आ रही होती है और उन्हें इस्लाम की तबलीग का दर्स दिया जा रहा होता है। इसी असना में एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है जिसे जन्नत का यकीन दिलाया गया है कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। वो शख्स अपने जिस्म के ऊपर बारूदी मवाद का लिबास ज़ेब तन किया होता है और उसके साथ साथ उस धमाके को मज़ीद बढ़ाने के लिए और बेशुमार लोगों को मारने की नौइयत को बढ़ाने के लिए उसने बारूदी मवाद को 10 से 15 किलो तक किया होता है। अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद होती है और इसी असना में धमाका हो जाता है। खून में लथपथ फर्श, उसका मंजर ऐसा है कि लोग वहां से भागना चाहते हैं लेकिन मस्जिद की छत उनके सर पे आन गिरती है। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे। मुदाफ़ियत के चिराग सारे बुझा दिए थे और अपनी सोचों की धुंध लेपी थी रोशनी पर कि जिसमें किरणें उलझ गई थीं। जो रोशनी का हलीफ बनकर वहां था आया वो जुल्मतों का सफीर निकला। न कोई सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीर रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे। नाज़रीन, इस सानहे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 95 अफराद शहीद हो चुके हैं, 212 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 15 से ज़ायद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सोचिए उनकी आंखों में क्या ख्वाब होंगे। सोचिए कि कोई घर से किस इरादे से निकला होगा। सोचिए कि किसी की माँ, बहन, बेटी, बेटा, वालिद किस कर्ब में मुब्तला होंगे कि जिनका अपना उनसे इस वक्त बिछड़ चुका है। उनके कर्ब का अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं न मैं लगा सकता हूं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल यह है कि तमाम लोग यकजा होने की बजाय एक दूसरे पर फिर से बयानबाजी कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदगान एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमें यकजा होकर इस दहशतगर्दी का सामना करना होगा, लेकिन फिर से बात यह भी आती है कि इमरान खान ने जो तालिबान के हवाले से पॉलिसी को मुनज़्ज़म किया था वही पॉलिसी हमारे गले आन पड़ी है। हम यहां पर भी अपनी सियासत को नहीं भूले, हम यहां पर भी एक दूसरे पर तनकीद करना चाहते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उठे और यह बात कर दे कि इन लोगों की वजह से ये धमाके होते हैं, इन लोगों की वजह से ये खून रेजी हुई है। लेकिन क्या बहसियत कौम हमें मिल बैठ के नहीं सोचना होगा कि अगर इस तरह का सानेहा उस जगह पर होता है जिस जगह पर पुलिस के अपने लोग मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान इस वक्त किस हद तक रेड अलर्ट पर मौजूद है। हमें मुश्तरका तौर पर काविशें करनी है, हमें बहसियत कौम किरदार अदा करना है और दुश्मन को पैगाम देना है कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तो खुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले, हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। लेकिन ये जज्बात कितने अफराद के अंदर मौजूद है, इसका बैठकर अभी मुहासबा करना होगा। हमें अगर अपने वतन अजीज को बचाना है, यहां पर अपनी जिंदगी को गुजारना है, अपनी नस्ल की आबियारी के लिए और वतन की आबियारी के लिए बेहतरी की तरफ गामजन होना है, तो उसके लिए मुश्तरका तौर पर जिद्दोजहद करना होगी।
बसूरत दीगर हम जहां पर मुआशी अजाब में मुसल्लत हैं, हमें जहां पर कर्ब और अजियत का सामना है, वहां पर यह लहर ने एक बार फिर से जन्म ले लिया और इसी तरह हमें ये घेरती रही, इसी तरह हमें अपने गिरदाब में फंसाती रही, तो हमारे लिए जिंदगी को गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, जो आज बैठकर अवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर फजा को किस तरीके से साजगार बनाया जा सकता है। आज IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो मुहासबा कर रही है, इस वक्त जायजा ले रही है कि पाकिस्तान ने कितनी शिकों के ऊपर अमल दरामद किया, कितनी शराइत को माना गया और कितनी शराइत पर अब अमल दरामद जरूरी है। IMF ने आप पे शर्त आयद की थी कि बिजली की कीमत को बढ़ाया जाएगा। IMF ने आप पे शर्त आयद की थी कि गैस की कीमत को बढ़ाया जाएगा। IMF ने आप पे शर्त आयद की थी कि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग होगी और मार्केट उसके रेट का तयन करेगी। लेकिन आज IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और IMF की टीम आपको यह बावर कराने की कोशिश कर रही है कि आपने बजट खसारा 4.9 पे रखना था, अब वो किधर है? आपने जो यकीन दहानी करवाई थी, उस यकीन दहानी के अभी तक नताइज क्या है? IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो आपको ये बता रही है कि आपको किस तरह अपने इदारों के अंदर इदारा जाती इस्लाहात को मुतारिफ करवाना है और उसे बेहतरी की तरफ गामजन करना है। आपने निज़ाम को किस तरीके से डिजिटलाइज करना है। IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो दूसरी तरफ ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी होता है और उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन में मजीद इजाफा हो चुका है। करप्शन में मजीद इजाफा सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत हुआ। करप्शन में मजीद इजाफा इदारा जाती इस्लाहात का सिर्फ ढिंडोरा पीटना और अमली शक्ल इख्तियार न करने की वजह से हुआ। करप्शन में मजीद इजाफा पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा होने की वजह से हुआ। अगर आपको करप्शन को कंट्रोल करना है तो क्या इसी तरह जबानी जमा खर्च और जबानी दावे करते रहेंगे? IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और करप्शन पर काबू पाने पर वो जोर दे रही है और उसी दिन हमें यह खबर पहुंचती है कि सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, उसके जो मुहर्रिकात हैं, उसी मुहर्रिकात की तहकीकात की पेशरफ्त के अंदर यह बात मंजर आम पे आती है कि मरकजी मुल्जिम की निशानदही पर एक घर से 30 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। कुछ ही दिनों पहले एक और घर से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए। उससे पहले एक घर से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए। अगर ये करोड़ों रुपए इसी तरीके से बरामद होते रहेंगे तो सोचिए कि पाकिस्तान में करप्शन किस हद तक परवान चढ़ रही है। यहां पर सरकारी ऑफिसर काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेने लगे। यहां पर एक आम रेडीबान सड़क को बंद करने के दर पे हो कि मैं यहां पर अपना ठेला चलाऊंगा। यहां पर एक आम दुकानदार अपना माल महंगे दामों बेचने के इवज उसे स्टॉक करके बैठा हो कि जब डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तब मैं उसे बेचूंगा। तो पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से हो सकती है? पाकिस्तान में भूख के मारों के ऊपर एक और अजाब मुसल्लत किया जा रहा है, एक और गिरदाब में उन्हें फंसाया जा रहा है। वो शख्स के जिसकी जमा पूंजी इस वक्त खर्च होती जा रही है और उसे अपनी आल औलाद का पेट पालने में मुश्किलात का सामना है, आजकल उन्हीं अशखास को फंसाया जा रहा है। साइबर क्राइम में पाकिस्तान में बेहद इजाफा हो चुका है। फोन कॉल आती है, बताया जाता है कि आपका भतीजा फला मुकदमे में पकड़ा गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। अगर आप FIR से बचना चाहते हैं और उसे छुड़वाना चाहते हैं तो 20,000 रुपए फला नंबर के ऊपर हमें सेंड कर दीजिए ताकि आपके भतीजे को छोड़ दिया जाए। आप तजब्जुब में मुब्तला होते हैं, आप फोन कॉल को बंद करते हैं, अपने भतीजे को कॉल करते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलता। आप इस खदशे के पेश नजर के घर पे कॉल करके बताऊंगा तो घर वाले परेशान होंगे। आप 20,000 रुपया उन्हें मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर फोन कॉल आता है और आपको बताया जाता है कि 20,000 कम है। दीगर एहलकार भी पैसे मांग रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चे को छुड़वाना है तो उसके लिए मजीद पैसा मुंतकिल किया जाए। आप इस सूरत हाल में इस हद तक फंसते हैं कि 40 से 50,000 रुपया उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन शाम के वक्त आपको मालूम पड़ता है आपका भतीजा तो घर में ही मौजूद था, उसका मोबाइल फोन बंद था और ये लोग आपको डरा धमका के, आपको खौफ बेच के, आपसे पैसा हथिया के अपने घरों को चले जाते हैं।
ये पाकिस्तान में साइबर क्राइम जो हो रहा है, ये इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बैठ के हो रहा है, रावलपिंडी में बहुत ज्यादा बैठ के हो रहा है, कराची में इनके बहुत बड़े बड़े दफातर मौजूद हैं। एक फोन कॉल आपको आता है कि आपने लोन ले रखा था और आप अपने लोन की वापसी कीजिए। आपने अभी तक अपना लोन वापस नहीं किया। आप उसे कहते हैं कि मैंने लोन नहीं लिया था, फिर वो आपके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू हो जाते हैं कि फलां शख्स ने लोन लिया और गारंटी के तौर पे आपका नाम लिखवाया है। आपको मालूम पड़ता है कि मैंने तो कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। ये 10 से 15 हजार के लिए वो आपके खानदान के लोगों को फोन कॉल्स करते हैं। आपके घर माओ बेटियों को फोन कॉल्स की जाती हैं और उनको धमकाया जाता है कि जल्द अज जल्द लोन को वापस कर दिया जाए। ये साइबर क्राइम इस तरीके से हो रहा है कि लोन की कोई एप्लीकेशन, लोन की कोई ऐड आप सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। आपके मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर की पूरी लिस्ट उनके पास मौजूद होती है। आपकी गैलरी की एक्सेस उनके पास चली जाती है। वो आपकी तस्वीर वहां से उठाते हैं और उन्हें बतौर सबूत आपके रिश्तेदारों को भेजते हैं कि ये शख्स है जिसकी ये तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जो उसे गारंटी के तौर पे हमें दी थी अपनी प्रोफाइल पिक लगाने के लिए, और आपका नंबर गारंटी के तौर पे हमें दिया था कि अगर मैं आपकी रकम वापस ना कर सकूं तो ये शख्स वो रकम वापस करेगा। इस तरीके से लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है। अशियाए खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 10 रुपए बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कम कर दी गई और 2 रुपए मजीद कम की गई है ओवरऑल नेपरा की जानिब से, जिसका इत्तलाक लाइफलाइन सारिफीन के ऊपर नहीं होगा, तो ये 1 महीने के बिल्स के ऊपर आपको ये रिलीफ दिया गया है। खुशी आपके लिए फिलवक्ती है, लेकिन याद रखिए कि अगले महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपके फी यूनिट कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि महंगे दामों इस वक्त हुकूमत जो है वो पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है और इसी इजाफे के पेश नजर आपको फिलवक्ती रिलीफ दिखाई देता है, लेकिन 1 महीने के बाद आपके ऊपर अजाब मुसल्लत किया जाएगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने यह बयान दिया है कि मजदूर की कम से कम उजरत 35,000 होनी चाहिए। आप इस मुल्क के माई बाप हैं। आप एक तरफ गरीब की कुटिया देखिए जिसके अंधेरे अंधेर होने को हैं, और दूसरी तरफ अपने बड़े बड़े महलनुमा घर देखिए कि जिनकी जायदाद का आपको अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त उनकी अपनी जायदाद कितनी है। आपके महल पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में भी मौजूद हैं, लंदन में भी मौजूद हैं, दुबई में भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की इस वक्त शाखर्चियां देखिए कि उनके कितने कितने बड़े घर हैं और गरीब अपने घर का किराया अदा करने से इस वक्त कासिर है। और आज बैठ के वो शाही फरमान जारी करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि 35,000 रुपए मजदूर की तनख्वाह हो। हुजूर वाला, ये जबानी जमा खर्च होता है। आपने तो मजदूर की तनख्वाह 22,000 भी मुकर्रर की थी, लेकिन पाकिस्तान में कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको तनख्वाह 22,000 के मुताबिक मिलती है। यहां पर एक ड्राइवर 16 घंटे की ड्यूटी सरंजाम देता है और उसके इवज उसे 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। यहां पर एक दफ्तर के अंदर चाय देने वाले शख्स की कीमत इस वक्त लगाई गई है 16,000 रुपया। यह उस शख्स की कीमत है, उसकी नौकरी की कीमत नहीं है, उसके काम की कीमत नहीं है। यह मायार इस वक्त बनाया गया है। प्राइवेट इदारों के अंदर किस तरीके से इस्तेहसाल होता है आपको उसका अंदाजा है, लेकिन आप अपनी जबानों के ऊपर वो कैफियत नहीं लाना चाहते। इस वक्त एक मिल के अंदर काम करने वाले मजदूर की उजरत का अंदाजा लगाइए तो 26,000 रुपया वो कमाता है, लेकिन उसके इवज उसे 12 घंटे की नौकरी करना पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इसका इत्तलाक करेंगे? यहां पर बैठ के बातें कर दें कि मोटरवे बना ली, यहां पर बैठ के बातें कर दें कि इतने पुल हमने बना लिए। ये पुल बैठ के आवाम चाटेगी। मोटरवे के ऊपर लेट के क्या अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे ले? जब इनका पेट नहीं भरेगा, जब डॉलर और प्याज की रेस जारी रहेगी, जब आपको 2 दिनों बाद उठ के यह पता चले कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है तो उसके इवज सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, तो यह अवाम या तो घर बैठ के मर जाएंगे या सड़कों पर आएंगे और आपको मारने के दर पे होंगे। उससे पहले मुल्क अजीज की बेहतरी के लिए कोई फैसले कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।